नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज जिस विषय पर हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों, इन तीनों अधिनियमों को हम क्रमवार जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार नाम का अधिनियम, क्योंकि मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार की घोषणा की उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम की विशेषताओं में जिन बिंदुओं को हम देखेंगे वो इस प्रकार से हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को अलग कर दिया गया। अब प्रांत अपने विषयों की सूची पर स्वयं विधान बनाने के अधिकारी थे। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में, जहां एक हस्तांतरित विषय, वे विषय जिन पर गवर्नर मुखिया था, वह अपने उन मंत्रियों से इन पर परामर्श करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, और दूसरा आरक्षित विषय, वे विषय जिन पर गवर्नर उन कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासक होता जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यह शासन की द्वैत व्यवस्था थी। इसी कानून से भारतीय विधान परिषद के स्थान पर अब दो सदन, जो लोकसभा और राज्यसभा, जिनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था होगी। इसी कानून से अब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन में सिखों, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों में पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। इसी नियम से अब लंदन में भारत का उच्चायुक्त कार्यालय बना और भारत के राज्य सचिव के कुछ कार्य उसे सौंपे गए। इसी नियम से लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और बाद में 1926 में सिविल सेवा भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी कानून से एक आयोग गठित होगा जो प्रति 10 वर्ष में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस 10 वर्ष तय समय से पूर्व ही 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने को एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग, जिसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे और सर जॉन साइमन जिसके अध्यक्ष थे, गठित हुआ। इस आयोग का भारत की सभी पार्टियों ने बहिष्कार किया। 1930 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी आयोग के प्रस्तावों पर विमर्श के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इस सम्मेलन के निष्कर्ष में संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार हुआ और यह भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल हुआ। दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1932 में एक घोषणा जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लेकर थी कि जो सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें पूर्व से सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के समुदाय जैसे भारतीय मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्लों के साथ दलितों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की बात थी। इस घोषणा पर गांधी जी ने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन आरंभ कर दिया। तब कांग्रेसी नेता और दलित नेताओं में एक समझौता, पूना समझौता हुआ और संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था कायम रही, जिसमें दलितों के लिए स्थान आरक्षित किए गए। दोस्तों, अब हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों वाला यह लंबा दस्तावेज था, जो भारतीय उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार से हैं।
इससे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें संपूर्ण भारत के तमाम राज्यों और रियासतों को एक माना गया। अधिनियम से केंद्र और अन्य इकाइयों में शक्ति का विभाजन संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में हुआ, जिसमें केंद्र की 59 विषयों पर, राज्य की 54 विषयों पर और दोनों के लिए 36 विषयों की पहचान कर शक्ति निर्धारण और विभाजन किया गया। अवशिष्ट शक्तियों को वायसराय के पास रखा गया। हाँ, रियासतों का अखिल भारतीय संघ में शामिल न होने से यह व्यवस्था प्रभाव में नहीं आ सकी। शक्तियों के विभाजन के साथ जहां केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग विषयों का निर्धारण किया गया, साथ ही प्रांतों में चली आ रही द्वैध शासन व्यवस्था का भी अंत कर दिया गया और राज्यों के स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाया गया। इसी अधिनियम ने अब प्रांतों में विधायी प्रक्रिया को अधिक विस्तृत किया, जहां अब 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हुआ। अब मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में विधानसभा और विधान परिषद बनाई गई। इसी अधिनियम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में विस्तार का प्रयत्न हुआ, जहां भारतीय मुस्लिम, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों को इस व्यवस्था से लाभ प्राप्त होता था। अब दलित जातियों, महिला और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई और इसी अधिनियम से लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ। इसी अधिनियम से 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसी नियम से संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों के लिए प्रांतीय सेवा आयोग और अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसी अधिनियम ने 1858 की भारत परिषद को, जो भारत शासन अधिनियम 1858 की देन थी, समाप्त कर दिया और वहां लंदन में भारत सचिव को अब सलाहकारों की टीम प्राप्त हुई। दोस्तों, यह अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम था, किंतु उन सब में से इन कुछ विशेष बिंदुओं को, जो आमतौर पर अध्ययन में प्राप्त होंगे, आपके सम्मुख रखा गया है। इस अधिनियम की विशेषता रही कि कई प्रावधानों को जो मात्र अधिनियम में ही रह गए, जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जहां रियासतों ने इनकार कर अस्वीकार किया, वहीं केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ भी कभी लागू न हो सका। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त संबंधी प्रावधान को भी 1937 में शुरू किया गया, किंतु 1939 में ही समाप्त भी कर दिया गया। किंतु सबसे महत्वपूर्ण ये प्रावधान आधुनिक भारत की राज्य व्यवस्था की तह बनाते हैं। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम की इस श्रृंखला में आगे हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह वह अधिनियम है जिसने भारत को एक नया अध्याय, जिसका वह स्वयं निर्णायक और परिणामों के लिए जिम्मेदार भी स्वयं होगा। हाँ, इसी अधिनियम ने भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन, 2 संप्रभु राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान का रूप दिया। संप्रभु राष्ट्र अर्थात अब ब्रिटेन का नियंत्रण परिपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। वह अधिनियम दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देती है कि वे अपना संविधान बनाएं। वे ब्रिटिश कानूनों को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त रखते हैं। अब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जिसकी नियुक्ति नवराष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज करेगा। इसी कानून से ब्रिटेन में राज्य सचिव का पद अब समाप्त हो गया। इसकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित की गई। इसी अधिनियम से भारतीय रियासतें स्वतंत्र थीं। वे स्वतंत्र रहें अथवा निर्मित
दोनों डोमिनियनों में अपनी इच्छानुसार मिल सकते हैं। इस अधिनियम से अब भारत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम से अब राज्यों के संवैधानिक प्रधान के तौर पर गवर्नर जनरल नियुक्त हैं। इन सब में 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित कोई भी अधिनियम अब दोनों डोमिनियन पर लागू नहीं होता है जब तक कि वे उस अधिनियम को मानने पर कानून नहीं लाते। दोस्तों, इन सब में कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की वह घोषणा, जहां 20 फरवरी 1947 को हुई घोषणा कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, इन्हीं घोषणाओं के साथ अब मुस्लिम लीग विभाजन की मांग पर आंदोलन प्रारंभ कर देती है, जो विभाजन तक होता रहा। और यह जानकर ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को घोषणा की कि 1946 की संविधान सभा का बनाया गया संविधान उन तमाम क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे अस्वीकार कर रहे हैं। और साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही विभाजन की योजना सम्मुख रखी। यह माउंटबेटन योजना पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं का स्वीकार प्राप्त हुआ और यह 1947 का भारत स्वतंत्रता नियम बन गया और लागू हो गया। रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग ने भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण किया, जिसमें पूर्वी बंगाल, असम का सिलहट जिला, पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान बना। उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र व असम के सिलहट जिले में अध्यादेश पाकिस्तान के पक्ष में था। 1947 को 14-15 अगस्त मध्य रात्रि में भारत अब ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाई और अब 1946 की बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया।